Okay, welcome my dear students. Now we are watching lecture number 17 of second unit, and it is of physics subject of 10+1 class. So my dear students, this is a revision of the previous lecture where we have studied about some xt graphs, that is displacement time graph. So first one कौन सा ग्राफ है बोलिए? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बच्चों? ये है आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ। स्टेशनरी मीन्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0। सेकंड ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का है। ये ग्राफ आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। और इस तरह का ग्राफ कर्व ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो वो आपको बताएगा वो ग्राफ आपका वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैसे फाइंड आउट की जाती है और वो हमें क्या बताती है। तो लेट अस टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ ग्राफ। So let me draw the diagram before starting. So dear students, let us consider the graph of uniform motion. ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। तो इसकी जब हम स्लोप की बात करेंगे, when we will talk about the slope of this graph means this line means this straight line, then we shall just find out the tangent of theta. That means tangent of theta जो है वो आपका स्लोप ऑफ दिस ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन ये थीटा क्या है? दिस थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल है ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज दिस वन थीटा। अब अगर ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है जैसा कि हमने बनाया है यूनिफॉर्म मोशन का, तो ये एंगल थीटा इस ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी आप ले जाएं, यहाँ पर निकालेंगे तो भी थीटा आएगा। अगर यहाँ फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ भी ये एंगल आपका थीटा ही आएगा। दैट मीन्स एवरीवेयर थीटा विल बी सेम, तो tan थीटा विल आल्सो बी सेम। अब ये स्लोप हमें सेम आ रही है सब जगह, तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ में अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि वो मोशन आपकी यूनिफॉर्म मोशन होगी, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। आ रही बात समझ में? ये हमारा पहला पॉइंट हो गया आज का। अब हम इस स्लोप को फाइंड आउट करते हैं कि स्लोप हमें बताती क्या है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप? देखिए हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ के ऊपर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने ए, और ये कोई दूसरा पॉइंट ले लिया हमने बी, ठीक है। ए पॉइंट पर हम लोग टाइम को t1 मान लेते हैं और बी पॉइंट पर मान लीजिए हमारा टाइम t2 है। तो पॉइंट A1 दैट इज t1 टाइम के ऊपर पोजीशन x1 मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 हो गया। और पॉइंट B जो है ग्राफ का जिस पर टाइम t2 है, उसका जो हम लोग पोजीशन है वो बच्चों हम लोग x2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें ग्राफ का स्लोप निकालना है, मतलब हमें ग्राफ का tan थीटा निकालना है। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो ये A हो गया, ये B हो गया। इस पॉइंट को अगर मैं C मान लेता हूँ
तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई ए बी सी। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसमें बी सी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और ए सी जो है आपका वो बेस हो गया। तो इस ट्राइंगल में आप लोगों का जो tan थीटा है वो बच्चों हो गया बी सी अपॉन ए सी। वेरी सिंपल, बी सी अपॉन ए सी। आई बात समझ में? लेकिन बी सी क्या है? बी सी और ए सी कितने हैं? बी सी, बी तक डिस्टेंस ओरिजिन से x2, सी तक डिस्टेंस ओरिजिन से x1, तो ये कितना रह गया? पिछले लेक्चर में मैंने बताया है आपका ये डिस्टेंस रह गया x2 माइनस x1। आ रही बात समझ में? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x2 है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x1 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1। वैसे ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब AC कितना हो गया? AC हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट है T2, इनिशियल पॉइंट है T1, तो ये हो गया T2 माइनस T1। तो अगर ये वैल्यूज यहाँ पे रख दी जाएं तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, BC x2 माइनस x1 मिलेगा अपॉन AC T2 माइनस T1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं tan थीटा को अभी बताया हमने, tan थीटा को हम ग्राफ की स्लोप कहते हैं और x2 माइनस x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट होता है और T2 माइनस T1 टाइम टेकन होता है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन जो है वो आपकी वेलोसिटी होता है, होता है, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ से हमें क्या पता चला कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। बच्चों कुछ पता? इस पॉइंट को नोट करो, अच्छे से नोट करो। अपनी पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो इसको इस तरह से स्टार स्टार लगा के लिख दो, ताकि जब भी आप लोगों को इस अपने नोट कॉपी पर नजर पड़े तो सीधा नजर पड़े कि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। आ रही बात समझ में? स्लोप किसका? स्लोप एक्स टी ग्राफ का, किसी और का नहीं, ये ध्यान रखना। एक्स टी का स्लोप जिसका है उसी का, किसी और का होगा तो वो कुछ और हो जाएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हो गया जो हमारी वेलोसिटी देता है। इट इज ओके। कौन सी वेलोसिटी देता है? ये वेलोसिटी देता है बच्चों यूनिफॉर्म, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट है। पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, पिछले नंबर में पढ़ चुके हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी जो सभी पॉइंट पर सेम आएगी। ठीक है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो दो चीज़ें मेरी बच्चों ध्यान से याद रख लो। यूनिफॉर्म मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन की एवरेज वेलोसिटी सब कुछ बराबर होती है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होगी, यूनिफॉर्म मोशन की एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अब आप ध्यान से याद रख लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ हमने कर लिया जो हमें ये बता रहा है कि क्या बता रहा है, ये लिखा है, बहुत बार पढ़ लिया हमने। सो पॉज द वीडियो एंड रिमाइंड इट। यहाँ से एक चीज और देखते हैं बच्चों, अगर ग्राफ इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगा नीचे को, ठीक है, तो उसकी स्लोप कैसी आएगी देखते हैं। ये x डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, इस तरह से। अब ये मेरा पॉइंट A हो गया, ये मेरा पॉइंट B हो गया। टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो जो टाइम एक्सिस पर पहले पॉइंट आएगा उसे T1 बोलेंगे, जो टाइम एक्सिस पर बाद में पॉइंट आएगा उसे आप T2 बोलेंगे। T1 के सामने जो डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस x1 कहा जाएगा और T2 पॉइंट B के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से उसे x2 बोला जाएगा।
तो अगर आप इस ग्राफ में स्लोप की बात करें तो कैसे निकलेगी, देखिए अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पर आपका x2 जो है दैट इज लेस देन x1, x2 डिस्टेंस x1 से कम है, तो छोटी में से बड़ी को माइनस कर रहे हैं, तो आपका जो tan थीटा है यहाँ पर वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, tan थीटा नेगेटिव आएगा। tan थीटा नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि उसका जो वेलोसिटी है, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया तो उसका वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स इस तरह का ग्राफ जो है बच्चों आप लोगों को नेगेटिव स्लोप देता है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है नेगेटिव वेलोसिटी। और इस केस में अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएंगे तो वो ऑब्ट्यूज आएगा, यू विल टेक दिस एंगल एज थीटा। आई बात समझ में? जबकि प्रीवियस केस में आपका ये एंगल जो था वो एक्यूट आ रहा था, दैट वाज लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 तो स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मींस नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट पहले आगे गया फिर पीछे वापस आ गया, मतलब उसने अपने डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज किया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम। जब से टाइम नोट करना शुरू किया उसके बाद में उसके द्वारा तय किए गए पहले के डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। ऑल्दो डिस्टेंस में इंक्रीज, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज़ आप पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं। कंपटीशन एग्जाम में इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, और जहाँ कंफ्यूजन होता है वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होने देना बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होने देना है, तो सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके या बार बार रिवाइंड करके पढ़ लीजिए, रिप्ले करके देख लीजिए, समझ नहीं आ रहा है तो, और फिर आगे चलिए। Okay, so dear students, now let us talk about the slope of non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अब इस ग्राफ पर आप देखें, शुरू में देखें तो एंगल थीटा कुछ और है हॉरिजॉन्टल के साथ, थोड़ा आगे चले जाएं तो यहाँ पे एंगल थीटा कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो एंगल थीटा फिर चेंज हो गया, यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो एंगल थीटा फिर चेंज हो गया। मेरे से गलती हो गई थी यहाँ पर एक, इस गलती को आपने नहीं करना है, नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो एक्स टी ग्राफ है वो कभी पोजीशन एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। अगर पोजीशन एक्सिस के पैरेलल हो गया तो एंगल थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, और स्लोप 90 मतलब इन्फिनिटी हो गई, मतलब इन्फिनाइट वेलोसिटी हो गई, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्स टी ग्राफ कभी भी बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता, मतलब एंगल थीटा कभी 90 डिग्री नहीं बनता। इसलिए मैंने ये यहाँ पर जानबूझकर गलत किया था कि आपको याद रहे कि सर ने यहाँ गलती की थी, और वो गलती क्या थी। वो गलती ये है कि एक्स टी ग्राफ कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं होगा। किसके सीधा नहीं होगा? वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, वो सबसे पहले बताया हमने। ये देखो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो सकता है एक्स टी जो v0 बताता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता क्योंकि आपकी वेलोसिटी इन्फिनाइट हो जाती है। चलिए अब आगे स्टडी करते हैं इसको। अब हम इस ग्राफ की स्लोप निकालते हैं। अब इसकी स्लोप यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, तो इसकी स्लोप कैसे निकाली जाएगी? इसकी स्लोप निकालने के लिए मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं एक पॉइंट ए, और ये ले लेता हूँ मैं कोई दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए पर हम लोग मान लेते हैं टाइम t1 है,
पॉइंट बी पर हम लोग मान लेते हैं हमारा टाइम t2 है, पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन x1, पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन x2। तो वेरी सिंपल, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, t2 माइनस t1, अभी हमने पढ़ा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x2 माइनस x1। वेरी इजी, आ रही बात समझ में। लेकिन tan थीटा तो बच्चों एक ट्रायंगल में बनता है, तो हमें यहाँ ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो ये तो ट्रायंगल नहीं बन रही है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल हमारा यहाँ पे पॉइंट C है जो 90 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से AB को मिला देते हैं, लाइन AB को मिला देते हैं, जो कि एक कॉर्ड बन गई। क्या बन गई, कॉर्ड बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम स्लोप निकाल रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्लोप ऑफ ग्राफ बट दैट इज अ स्लोप ऑफ कॉर्ड। वो एक कॉर्ड की स्लोप है। कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन टू टाइम्स t1 एंड t2। t1 से शुरू होती है कॉर्ड और t2 तक जाती है, ये x1 से शुरू होती है और x2 तक जाती है। अब इस कॉर्ड की स्लोप निकाली जाए, आ रही बात समझ में। तो इस कॉर्ड की स्लोप हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, एंड BC को डेल x बोला जा सकता है, x2 माइनस x1 को डेल x लिख लीजिए, और t2 माइनस t1 को डेल t लिख लीजिए। तो ये डेल x अपॉन डेल t हो गया। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगी वो आपको क्या देगी, वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगी। वेरी इंटरेस्टिंग, एवरेज ही मिलेगी यहाँ पे बच्चों, क्योंकि मोशन जो है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, स्लोप यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो हमने तो पॉइंट ए से लेकर बी तक कॉर्ड की पूरी स्लोप निकाल ली। तो जो स्लोप हमने निकाली कॉर्ड की वो हमें क्या देगी, एवरेज वेलोसिटी देगी। समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग पहले कॉर्ड की स्लोप निकालते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच में कॉर्ड बनाते हैं, उसकी स्लोप निकालते हैं, मतलब उसका एंगल निकाल लेते हैं। मतलब आप इस कॉर्ड का एंगल निकाल लें तो वो ए से लेकर बी तक की एवरेज स्पीड देगी। बोलने का मतलब देखिए, अगर आप लोग चाहते हो कि इस पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आप यहाँ से लेकर बी तक कॉर्ड मिला दीजिए सीधा। ये ड्रॉ दिस कॉर्ड डायरेक्टली स्ट्रेट, इस कॉर्ड को ऐसे मिला दीजिए। अब इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो आपका t2 से ओरिजिन 0 पॉइंट तक का टोटल एवरेज स्पीड देगा। पहले हमने इस पोर्शन की एवरेज निकाली, अब हमने पूरे की एवरेज निकाल ली। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये ग्राफ कुछ और भी देता है, इंस्टेंटेनियस भी देता है। कैसे देता है देखिए, लो जी एक और ग्राफ बन गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर xt का, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे हवा में लहराता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ये हवा में लहराता हुआ जा रहा है, तो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, और मैंने ए से बी को मिला लिया। तो ये तो इसकी हो गई बच्चों कॉर्ड। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरा टाइम t1 हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरा टाइम t2 हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन x1 हो जाएगी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन x2 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से इसका x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 निकाल लूँ तो वो मुझे देगा एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रख लीजिए। लेकिन x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस है मेरा BC, और t2 माइनस t1 मेरा AC है, मतलब ये है BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC जो है वो हमारी कॉर्ड AB का स्लोप है। क्योंकि इसे अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ भैया, तो थीटा ऐसे बनाना पड़ेगा। अरे बात समझ में, थीटा अब इस लाइन के साथ तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि लाइन तो कर्व्ड है, थीटा तो स्ट्रेट लाइन के साथ बनेगा।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉर्ड स्लोप या स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। फिर से बता दिया मैंने, 5 मिनट खराब कर दिए वीडियो के, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, आप देखेंगे भी नहीं रिप्ले करके, तो मैंने फिर से बता दिया तुमको ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं अपना टाइम इंटरवल डेल टी स्मॉल करता चलता हूँ। डेल टी मैंने छोटा कर दिया, कैसे छोटा कर दिया, या तो पॉइंट ए को आगे ले जाओ या पॉइंट बी को पीछे ले आओ। मान लो मैं पॉइंट बी को यहाँ ले आया, फिर से समझाता हूँ डायग्राम बना के। ओके, सी दिस ग्राफ नाउ। इस ग्राफ को देखिए, सेम यही ग्राफ है, थोड़ा सा मैंने बड़ा करके बनाया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये मेरा पॉइंट ए बी हो गया, ए और बी ग्राफ के ऊपर आ गई, ठीक है, ये मेरी कॉर्ड बन गई ए बी, दिस इज द कॉर्ड। तो अब मैंने अपना tan थीटा ए सी बी ट्राइंगल को माना, तो ये मेरा एंगल थीटा बनेगा बच्चों यहाँ पे। तो ये x2 माइनस x1 अभी एक्सप्लेन किया हमने, और इसको मैंने यहाँ पे स्लोप बोल दिया। तो ये किसकी स्लोप है, इट इज अ स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है, और ये आपको डेल एक्स अपॉन डेल टी दे रही है, जो कि एवरेज वेलोसिटी है। बस, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट बी को यहाँ ले आता हूँ मैं, मान लो पॉइंट बी को यहाँ ले आया, तो मेरा टाइम इंटरवल यहाँ पहुँच गया, ये हो गया मेरा T2 डैश, ये T2 था, ये T2 डैश है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम देखें तो पहले मेरा टाइम इंटरवल था T2 माइनस T1, और अब मेरा टाइम इंटरवल हो गया T2 डैश माइनस T1। आ रही बात समझ में। पहले मेरा टाइम इंटरवल इतना था, अब मैंने पॉइंट बी को थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, ए की तरफ नीचे आ गया, मैं ए की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो मेरा टाइम इंटरवल कम हो रहा है, मतलब पहले वाला टाइम इंटरवल ज़्यादा था, दूसरा मेरा कम हो गया। अब इसको मैं नीचे लाया तो ध्यान से देखो, मेरी जो कॉर्ड थी वो कॉर्ड थोड़ी नीचे आ गई, उस कॉर्ड का जो एंगल था, स्लोप था, वो भी चेंज हो गई। आ रही बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। मतलब स्लोप कहीं बढ़ेगी कहीं घटेगी, मतलब स्लोप उसकी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब, और x2 x1 भी सारे चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट बी को थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, तो मेरी कॉर्ड इस तरह की बन जाएगी, और टाइम इंटरवल जो है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं अपने टाइम इंटरवल को धीरे धीरे कम 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 करता जाऊं, और एक ऐसी स्टेज आ जाए कि मेरा टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करे, लिमिट की फॉर्म में ले आऊं मैं इसको, किस फॉर्म में ले आऊं, इन द फॉर्म ऑफ लिमिट। लिमिट समझते हैं ना, लिमिट बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, 0 के बराबर नहीं होना लेकिन 0 के पास होना। लिमिट का मतलब लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना लेकिन 0 के आसपास होना। इसका मतलब और छोटा मुझे करना पड़ेगा, तो छोटा करते 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 जो मेरी कॉर्ड है वो आपके ग्राफ की टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, टेंजेंट बन जाएगी। कैसे, ये देखो, ये है, पहले कॉर्ड ऐसे थी, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो जाएगी। तो जब ये ग्राफ के ऐसे हो गई तो ये आपके ग्राफ की टेंजेंट बन गया। क्या बन गया, टेंजेंट। मतलब अब मैं टेंजेंट की स्लोप निकाल रहा हूँ। अब जो मुझे यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल टी मिला, डेल एक्स भी तो चेंज होगा ना साथ में, और डेल टी तो अप्रोचिंग टू 0 जा रहा है, तो डेल टी जब 0 को अप्रोच करता है, तो पिछला लेक्चर ध्यान से पढ़ा बच्चों तो सबको पता, जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं लिमिट डेल एक्स अपॉन डेल टी एंड डेल टी अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाता है डी वाई अपॉन डी टी, और इसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। सारी बात समझ में? टेंजेंट की स्लोप हमें क्या देती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। तो आज के पॉइंट क्या हुए इंपॉर्टेंट, देखिए। स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड देती है एवरेज वेलोसिटी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट देती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? बट ये केस आता है कब? जब मोशन होती है वेरिएबल, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो सबकी वैल्यू सेम होती है, इसलिए वहां ये केस ही राइज नहीं होता। तो नॉन यूनिफॉर्म में इस चीज को ध्यान से देखना है। साथ में ये डिफरेंशिएशन भी कही जाती है, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। और अब मैं एक लेक्चर यहाँ पे देने वाला हूँ आपको, नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा पूरा कैसे की जाती है और क्या किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर एक्सटी ग्राफ ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्यारा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेते हैं। मुझे देखने दीजिए कौन सा न्यूमेरिकल करना है, कैसे करना है, खुद बनाना है। ठीक है, इसको अभी कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 5 मिनट में होगा, लेकिन 50 क्वेश्चन अराइज होंगे इस छोटे से न्यूमेरिकल से। तो फिजिक्स असली क्या होती है? फिजिक्स वो होती है जो न्यूमेरिकल में होती है, और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में होते हैं। तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वही कर पाता है जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं। आई बात समझ में? बिना कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसलिए कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल बहुत जरूरी हो जाता है। सो जस्ट वेट डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन बड़े काम का क्वेश्चन है। ये हमें एक एक्सटी ग्राफ दिया गया है, और ये कार ए का ग्राफ है और ये कार बी का ग्राफ है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कार हैज मोर वेलोसिटी एंड हाउ मच? किस कार की वेलोसिटी ज़्यादा है और कितनी है? ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है आपका, इसे टाइम एक्सिस बोलेंगे जो सेकंड्स में दिया गया है, और वाई एक्सिस के अलोंग आपका डिस्टेंस है जो मीटर्स में दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग इसे, वन डायमेंशनल मोशन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया है कौन से कार का स्लोप ज़्यादा है। तो बड़े सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर आप एंगल थीटा की बात करें, तो ये जो है आपका कार बी का एंगल थीटा है, और ये आपका कार ए का एंगल थीटा है। तो सीधा देखने से हमें पता लग रहा है कि थीटा ए इज लेस देन थीटा बी। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ कार ए इज लेस देन स्लोप ऑफ कार बी। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि बी कार की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है। आगे बोलता है कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा के लिए तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बट ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम वेलोसिटी ऑफ कार ए निकालते पहले। सो वेलोसिटी ऑफ कार ए क्या होती? वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। वेरी सिंपल। ये है कार ए का ग्राफ। हम ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने ये t2 पॉइंट कंसीडर कर लिया और इस पॉइंट पर हमने t1 टाइम कंसीडर कर लिया। तो इसके लिए ये पॉइंट x2 हो गया और यही पॉइंट x1 हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब जब हम बात कर रहे हैं कार ए की, तो ये है कार ए। हरी बात समझ में? कार ए का x2 कितना है? 15। कार ए का x1 कितना है? 10। t2 कितना है? 20। t1 कितना है? 0। इसका मतलब 15 माइनस 10, 5/20। 5/20 का मतलब कितना हो गया? 1/4
दैट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, ये कार ए का वेलोसिटी हो गया। अब हम कार बी का वेलोसिटी निकालते हैं। कार बी का वेलोसिटी x2 क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। कार बी का x2, ये वाला ग्राफ लेना है बी वाला। अब x2 तो वही आ गया इसका 15, x1 कितना आ गया इसका 0, अपॉन t2 कितना आ गया 20, t1 कितना आ गया 0, कितना हो गया 15 अपॉन 20, और 15 अपॉन 20 कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए, 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी 0.75 है और इसका वेलोसिटी 0.25 है। तो किसका ज़्यादा हुआ, कार बी का ज़्यादा हुआ, वही हमने यहाँ पे बताया था। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, विच कार हैज़ मोर वेलोसिटी, कार बी हैज़ मोर वेलोसिटी एंड हाउ मच, कितनी ज़्यादा है, एक की 0.75 है, एक की 0.25 है, माइनस कर लो दोनों को, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अहेड द कार बी और ए इज फ्रॉम द कार ए एंड बी, मतलब इन दोनों में से कौन सी कार आगे थी शुरू में। तो सीधी सी बात है, कार बी जब टाइम 0 था तो कार बी कहाँ थी, ओरिजिन पे। जब टाइम 0 था तो कार ए कहाँ थी, 10 पॉइंट पे, मतलब 10 मीटर। तो इसका मतलब कार ए 10 मीटर आगे है किससे, कार बी से, जब दोनों ने मोशन स्टार्ट की। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मतलब T1 0, इनिशियल टाइम 0 है, तो कार बी का पोजीशन 0 है और कार ए का पोजीशन 10 है, मतलब वो ओरिजिन से 10 मीटर आगे है, मतलब वो पहली कार से 10 मीटर आगे है। थर्ड क्वेश्चन लिखा गया है, व्हेन एंड वेयर विच कार ए बी कैचेस बी ए, कब और कहाँ कौन सी कार किसको कैच करेगी या ओवरटेक करेगी, ऐसे भी पूछा जाता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमें पता चला कि कार बी पीछे थी और कार ए आगे थी, 10 मीटर आगे थी, लेकिन बी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो बी फास्ट चलेगी, जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम देख रहे हैं पॉइंट डी पर दोनों क्रॉस करती हैं, मतलब पॉइंट डी के ऊपर कार बी इसको ओवरटेक कर लेती है, किसको, ए को। तो डी पर टाइम कितना था 20 सेकेंड। आई बात समझ में, डिस्टेंस कितना था 15 मीटर, मतलब कार बी 15 मीटर डिस्टेंस 20 सेकंड में ट्रैवल करने के बाद कार बी को ओवरटेक कर लेती है, ठीक है। तो इस कार ए को ओवरटेक कर लेती है और फिर ए पीछे रह जाएगी और बी आपकी आगे चली जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो डू दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन so that you may master the concept of this question. That's all for the day. नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का मैं करवाने वाला हूँ, तो वो जरूर देखिए। उससे पहले शुरू के लेक्चर जरूर देखिए। +1 इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, सो मेक इट फंडामेंटल। थैंक यू, टेक केयर।